अब देखिए, मंगलवार 13 जून 1944 को उन्होंने डायरी लिखी। मेरी प्रिय किट्टी, मेरा एक और जन्मदिन गुजर गया। इस हिसाब से मैं 15 वर्ष की हो गई हूँ। मुझे काफी सारे उपहार मिले हैं। बेहद खराब मौसम, लगातार बारिश, हवाएं और उफान पर तूफान के बावजूद हमने शानदार तरीके से जारी है। कल चर्चिल, समटस, आइजन हावर और आर्नोल्ड इन फ्रांसीसी गांवों में गए, जिन पर ब्रिटिश सैनिकों ने पहले कब्जा कर लिया था और बाद में मुक्त कर दिया। चर्चिल एक टॉरपीडो नाव में थे। इससे तटों पर गोलाबारी की जाती है। अब देखिए वो क्या कहते हैं कि मेरी प्यारी किट्टी, आज मेरा जो एक जन्मदिन है वो भी गुजर गया, एक और जन्मदिन गुजर गया। अब मैं कितने साल की हो गई? 15 साल की हो गई हूँ। मुझे काफी सारा उपहार मिला। और उपहार कैसा है देखो, बेहद खराब मौसम, बारिश, हवाएं, उफान, तूफान, ये सब मेरे क्या है उपहार में शामिल हैं। क्योंकि वो क्या थे, आपके कैद, मतलब उन्हें जो था कहाँ, अज्ञातवास में थे। वो कहाँ थे? अज्ञातवास में। तो वहां इनको कौन उपहार देता और कौन ये न कैसे अपना ये जन्मदिन मनाते। तो उपहार के रूप में कहते हैं कि हमें मुझे बारिश मिली है, खराब मौसम मिला है, हवाएं मिली हैं और तूफान मिला है। कल चर्चिल, समटर्स और आइजन हावर तथा ऑर्मोल की इन फ्रांसीसी गांवों में गए, जिन पर कि ब्रिटिश सैनिकों ने पहले से कब्जा कर लिया था। हम इन गांवों में गए जो नाम इन्होंने लिए हैं, और हम उन पर क्या कर रखा था, पहले से जो है ब्रिटिश का कब्जा था और बाद में उनको मुक्त कर दिया गया था इन गांवों को। तो कहते हैं कि चर्चिल एक टारपीडो नाव में थे। जो चर्चिल थे वो क्या थे? एक टारपीडो नाव में थे। इस टारपीडो नाव से क्या होता था, तटों पर गोलाबारी की जाती थी। ऐसे सभी डच लोग जो अभी भी ब्रिटिश को हिकारत में देखते हैं, ब्रिटेन की खिल्ली उड़ाते हैं, उन्हें कायर कहते हैं, इसके बावजूद जर्मनी से नफरत करते हैं। मैं सचमुच उतनी घमंडी नहीं हूँ जितना लोग मुझे समझते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि ऐसे सभी डच लोग जो कि अभी क्या थे, ब्रिटिशों के हिकारत में देखते थे, ब्रिटिश की खिल्ली उड़ाते थे, यानी ब्रिटिशों के तरफ इस प्रकार से देखते थे कि उनका मजाक उड़ाते थे, उन्हें वो क्या कहते हैं, कायर कहते हैं। और उसके बावजूद जो जर्मनी से नफरत करते हैं वे सचमुच में क्या होते हैं, उनको क्या कहते हैं, घमंडी। तो मैं उतनी घमंडी नहीं हूँ जितना कि लोग मुझे समझते हैं। मेरे व्यक्तित्व की सबसे मुश्किल बात यह है कि मैं किसी भी और व्यक्ति की तुलना में अपने आप को सबसे अधिक धिक्कारती हूँ। मेरा जो व्यक्तित्व है उसकी सबसे मुश्किल बात क्या है कि मैं जो है किसी भी और व्यक्ति है ना, किसी भी और व्यक्ति की तुलना जो है अपने आप से क्या करती हूँ, अपने आप को सबसे अधिक धिक्कारती हूँ। मतलब दूसरे व्यक्ति की तुलना जो है अपने आप से नहीं करती हूँ। मुझे कोई नहीं समझता, मैं अरसे से बाहर नहीं निकली और प्रकृति के लिए पागल हुई जा रही हूँ। एक प्रश्न मुझे अक्सर परेशान करता रहता है कि इस अन्याय के कारण को जानना चाहती हूँ। संभवतः पुरुषों ने औरतों पर शुरू से ही इस आधार पर शासन करना शुरू किया कि, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, किया, ठीक है, कि मेरा जो व्यक्तित्व है वो सबसे ही उसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मैं जो है अपने व्यक्तित्व की तुलना किसी अन्य से नहीं करती हूँ। मुझे कोई नहीं समझ सकता। अरसे से मैं जो है बहुत समय से जो है इस जो क्या था, अज्ञातवास था, इससे बाहर नहीं निकली हूँ, मतलब छुपी हुई हूँ और मैंने प्रकृति को देखा भी नहीं है। और प्रकृति को देखने के लिए मैं क्या हो रही, बहुत ही पागल हो रही, मेरा बहुत ही मन कर रहा है। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न जो है मुझे अक्सर परेशान करता है कि इस प्रकार का अन्याय जो है क्यों हो रहा है, अन्याय का कारण क्या है, मैं उसको जानना चाहती हूँ। संभवतः जो है पुरुषों और औरतों पर शुरू से ही इस प्रकार के जो अन्याय हैं, इस प्रकार का जो शासन है वो अन्याय करता आ रहा है कि वे उनकी तुलना में, यानी क्या अन्याय हो रहा है औरतों के प्रति, कि पुरुषों की तुलना में, ठीक है, वे उनकी तुलना में शारीरिक रूप से ज्यादा सक्षम हैं।
क्या क्या कहते हैं, शुरू से यह बात हो रही है कि जो पुरुष हैं वो औरतों से शारीरिक रूप से क्या हैं, सक्षम हैं, ज्यादा काम कर सकते हैं। पुरुष काम कर लाता है और बच्चे पालता है और जो मन में आए करता है। लेकिन हाल ही में स्थिति बदल गई। आधुनिक महिलाएं पूरी तरह स्वतंत्र होने का हक चाहती हैं। महिलाओं को भी पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए। सैनिकों और युद्धों के वीरों का सम्मान किया जाता है, उन्हें अलंकृत किया जाता है, लेकिन ऐसे कितने ही जो औरतों को भी सैनिक दर्जा देते हैं। युद्ध में लड़ने वाले वीर को जितनी तकलीफ, पीड़ा, यंत्रणा से गुजरना पड़ता है, उससे कहीं अधिक तकलीफ औरत बच्चों को जन्म देते समय झेलती है। इन तकलीफों से गुजरने के बाद उसे पुरस्कार क्या मिलता है? जब बच्चा जन्मने के बाद उसका शरीर अपना आकर्षण खो देता है तो उसे एक तरफ धकेला दिया जाता है। अब देखिए, वो कहते हैं कितने साल के थे उस समय? केवल 15 साल की। तो बोलते कि इस प्रकार का जो पुरुष और औरतों में जो है अंतर देखा जाता है वो क्या है, बहुत ही गलत है। क्योंकि पुरुषों को शारीरिक रूप से क्या सक्षम समझा जाता है, यानी सब काम करने वाला समझा जाता है, और वहीं जो है स्त्री को क्या करते हैं कि केवल बच्चे को जन्म देते हैं और उनको स्वतंत्रता का हक भी नहीं दिया जाता है। लेकिन पुरुष क्या करता है? केवल कमाता है और अपने बच्चे को पालता है। लेकिन जो हाल की स्थिति है वो क्या है? आधुनिक महिला की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। वो कहते हैं कि जो आधुनिक जो समय है उसमें महिला को पूरी स्वतंत्रता देना चाहिए, ये उनका एक हक है। क्योंकि महिलाओं को भी पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए। क्यों दिया जाना? क्योंकि सैनिकों और युद्ध के वीरों को सम्मानित किया जाता है, उन्हें अलंकृत किया जाता है, यानी किसी चीज से कोई सम्मान दिया जाता है। लेकिन ऐसे कितने हैं जो कि औरतों को भी सैनिक दर्जा देते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो सैनिकों की तरह जो है औरतों को सैनिकों का दर्जा दे? क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले जो वीर होते हैं उनको जितनी तकलीफ और पीड़ा सहन करनी पड़ती है, उससे तो ज्यादा तकलीफ सहन करती है कौन? औरत। कब? जब उसका बच्चा जन्म लेता है या वो जब बच्चे को जन्म देती है। लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसके बाद क्या कर लिया जाता है? इन तकलीफों से गुजरने के बाद भी उसको पुरस्कार नहीं मिलता। क्या मिलता है? ये प्रश्न पूछने की, क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। जब बच्चा जन्मने के बाद उसका शारीरिक जो आकर्षण है, यानी शारीरिक रूप से जो वो कमजोर होती है या उसका जो आकर्षित करने वाला जो शरीर है वो क्या हो जाता है? अगर वो आकर्षण नहीं देता तो वो खो देती है आकर्षण, तो उसे एक तरफ धकेल दिया जाता है। मेरा यह कहने का कतई मतलब नहीं है कि औरतों को बच्चे जन्ना बंद कर देना चाहिए। मेरा यह मतलब नहीं है कि औरतों को जो है बच्चे को जन्म देना बंद कर देना चाहिए, बच्चों को जन्म नहीं देना चाहिए। इसके विपरीत प्रकृति चाहती है कि वे ऐसा करें। मैं तो इसकी भर्त्सना करती हूँ कि इसके विपरीत जो है मैं ये चाहती हूँ कि उनको भी जो क्या है समान सम्मान दिया जाए। जो यह बात मानने को तैयार नहीं होते कि समाज में औरतें खूबसूरत और सौंदर्यमयी औरतों का योगदान कितना महान और मुश्किल है, मैं कहती हूँ, मैं भर्त्सना करती हूँ, उनकी अवहेलना करती हूँ, उनका विरोध करती हूँ उन लोगों का जो यह नहीं समझते कि औरत जो है उसके जो सौंदर्य है या उसकी जो खूबसूरती है, वो औरतें जो है कितना योगदान देते हैं हमारे इस समाज में। तो ये महान और मुश्किल है, योगदान कितना महान है और मुश्किल है। ये लोग जो नहीं समझ सकते उनकी मैं क्या करती हूँ? भर्त्सना करती हूँ, उनका विरोध करती हूँ। शुक्रवार 21 जुलाई 1944 में फिर वो एक और डायरी लिखते हैं, प्यारी किट्टी, मैं आशावादी होते जा रही हूँ। हिटलर की हत्या करने की कोशिश की गई। इस बार प्रयास यहूदी कम्युनिस्टों और ब्रिटिश पूंजीवादियों द्वारा नहीं किया गया, बल्कि इसके पीछे एक जर्मन जनरल था। वह न केवल काउंट है बल्कि युवा भी है। हिटलर ने अपनी जान बचाने के लिए परमपिता परमात्मा का आभार माना है। दुर्योग से वह बच गए। उनके आसपास जितने भी जनरल या अधिकारी खड़े थे सबके सब मारे गए हैं या जख्मी हो गए हैं। षड्यंत्र करने वाले दल के मुखिया को गोली मार दी गई है और ऑफिसर्स तथा जनरल युद्ध से तंग आ चुके हैं।
वे चाहेंगे कि हिटलर को अतल गहराइयों में डुबोते देख ताकि मैं मिलिट्री तानाशाही स्थापित कर सकूं। एन फ्रैंक। अब देखिए फिर कहते हैं कि 21 जुलाई 1944 को कि मैं प्यारी किटी, मैं तो अब क्या हो रही हूँ, आशावादी हो रही हूँ कि आगे की आशा कर रही हूँ कि हिटलर की जब क्या होती है, हिटलर की हत्या करने की कोशिश की गई थी तो मुझे एक आशा जगी कि हिटलर की अब हत्या हो जाएगी तो सारा ये जो हम लोगों पर जो अत्याचार है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन वो कह रहे कि इस बार एक यहूदी कम्युनिटी ने जो है ब्रिटिश पूंजीपतियों के द्वारा यह प्रयास नहीं किया गया, यानी हिटलर को मारने का षड्यंत्र नहीं रचा गया, बल्कि उसके पीछे एक जर्मन के जो जनरल था उसने जो है यह कार्य किया था। बल्कि वह क्या था, काउंट, न केवल काउंट है, वो न केवल काउंट है बल्कि वो क्या है, एक युवा भी है। हिटलर ने अपनी जान तो बचाने के लिए जो है हिटलर ने अपनी जान बचा ली और उसने क्या किया, परम पिता का आभार भी प्रकट किया। दुर्योग से ये हमारे लिए क्या है, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि जो हिटलर था वो बच गया। उसके आसपास के जितने भी जनरल थे वो सब अधिकारी जो खड़े थे वो सब मारे गए या तो जख्मी हो गए। लेकिन जो षड्यंत्र करने वाला जो दल था, जो क्या था, जर्मन जनरल था, वो क्या हुआ, उसके मुखिया को गोली मार दी गई। क्यों मार दी गई, क्योंकि वो हिटलर बच गया है। ऑफिसर्स और जनरल युद्ध के से तंग आ गए। जो ऑफिसर्स हैं उसके जर्मनी के, वो अब युद्ध से तंग आ गए क्योंकि उनका जो मुखिया है वो मारा गया। वे चाहते हैं कि हिटलर को अतल गहराइयों में डुबोते देख ताकि मैं मिलिट्री तानाशाही स्थापित कर सकूं। लेकिन जो हिटलर है वो क्या कर रहे हैं, उनको अतल गहराइयों में डालकर बहुत ही नीचे गहराइयों तक डुबोने की कोशिश कर रहा है और तानाशाही अपनी स्थापित कर रहा है। एना फ्रैंक के अंतिम दिन एक यातना शिविर में। अब वो जो यातना शिविर में जो अंतिम दिन थे उसके बारे में लिखा है। 4 अगस्त सन 1944 को एक कार आकर रुकी। क्या रुकी, एक कार आकर रुकी। उन्होंने एनेक्सी में छुपकर रह रहे 8 लोगों को गिरफ्तार कर दिया। अब 4 अगस्त 1944 में जो है वहां एक कार आकर रुकी और उन्हें जो वहां छिपे हुए थे यानी अज्ञातवास में जो लोग थे उनको गिरफ्तार कर दिया। कितने लोगों को, 8 लोगों को। उन्हें पहले एम्स्टरडम की एक जेल में ले गए, फिर हॉलैंड के उत्तर में यहूदियों के लिए बनाए गए ट्रांजिट कैंप यानी वेस्टरबॉर्ग में भेज दिया गया। तो पहले तो वो कहाँ ले गए, उन्हें एक जेल में ले गए और उसके बाद जो है हॉलैंड के उत्तर में यहूदियों के लिए क्या बनाया था, ट्रांजिट कैंप बनाया था और वेस्टरबॉर्ग में उन्हें भेज दिया गया। वहाँ वानदान को गैस से मार दिया गया। वहाँ क्या किया उन्होंने, एक गैस, इस प्रकार की गैस छोड़ी कि उससे वो मर गए। एडिथ फ्रैंक को 6 जनवरी 1945 को भूख और यंत्रणा से मृत्यु होगी। जो एडिथ फ्रैंक थी उनके क्या होगी, 1945 को 6 जनवरी 1945 को भूख के कारण जो है उनकी मृत्यु होगी, यानी वो भूख के कारण ही मर गई। मार्गोट और एन फ्रैंक को अक्टूबर के अंत में वेरनगेट यानी वेल्सेन ले जाया गया। अब उसके जो कौन थी, एडिथ फ्रैंक थी, उनको तो वो तो भूख के कारण मर गई। और मॉर्गेट और एन फ्रैंक यानी एन फ्रैंक और मॉर्गेट को अक्टूबर के अंत में उन्हें कहाँ ले गए, वेरगेन वेलेसेन ले जाया गया, जहां हनोवर यानी जर्मनी के निकट यातना शिविर था जो जर्मनी के निकट, वहां ले जाया गया। वहां गंदगी के चलते टाइफाइड महामारी फैल गई। वहां इतनी गंदगी थी उस शिविर में, यातना शिविर में, कि उस टाइफाइड के कारण, महामारी के कारण वो मर गई। इससे हजारों कैदियों की लीला समाप्त हो गई। इससे कौन, एन फ्रैंक ही नहीं बल्कि जो हजारों की तादाद में वहां जिन लोगों को यातना शिविर में रखा गया था वो भी इस महामारी के कारण मर गए थे। एना फ्रैंक भी इस महामारी का शिकार हो गई। इस यातना शिविर को ब्रिटिश सेना ने 12 अप्रैल 1945 को मुक्त किया। और कब किया उन्होंने मुक्त इन लोगों को, 12 अप्रैल 1945 को। युद्ध की समाप्ति तक इन 8 में से 7 की मौत हो चुकी थी। केवल एन फ्रैंक के पिता ओटेटो फ्रैंक ही जीवित बचे थे। और जब तक उन्हें मुक्त कराया गया यानी 12 अप्रैल 1945 को जब तक उन्हें मुक्त कराया गया तब तक जितने 8 व्यक्तियों को वहां से लेके गए थे वो उन सबकी मृत्यु हुई। केवल जो एन फ्रैंक थी उनके पिता का नाम क्या था, ओटेटो फ्रैंक,
वही जीवित बचे थे। उन्होंने ही एन फ्रैंक की डायरी को छपवाया था। तो यहाँ जो है हमारे पाठ समाप्त हुआ। तो आपने इस पाठ में क्या पढ़ा कि एन फ्रैंक जो थी उसने यातना शिविर में किस प्रकार से यातनाएं सही और किस प्रकार से उन्होंने अपनी डायरी में हर एक दिन का वर्णन किया था। और जब अंतिम समय में उनकी महामारी से मृत्यु होगी तो उसके बाद केवल उनके पिता ही बचे हुए थे और उनके पिता ने जो है एन फ्रैंक की डायरी को छपवाया था। तो यहाँ हमारा पाठ समाप्त हो गया। धन्यवाद।